लेकिन उनकी जानकारी अधूरी है या गलत है, इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो किसानों को गुमराह करने वाली है, किसानों का नुकसान करने वाली है। इसलिए मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। और असल में ये 3 अध्यादेश जो गवर्नमेंट ने अभी पारित किए हैं 5 जून को, उनका मतलब क्या है, इससे किसानों के व्यापार के ऊपर क्या असर होने वाला है, उनकी आमदनी में क्या असर होने वाला है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो 3 अध्यादेश है वो आप जानते हैं कि पहला है एक देश एक बाज़ार, यानी जो कृषि उपज मंडी है एपीएमसी है, उसकी मोनोपोली ख़त्म करके किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है, खरीद सकता है। तो ये पहला है। दूसरा है ज़रूरी वस्तु अधिनियम, वो जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें से सब अनाज, वो गेहूँ चावल हो, दलहन हो या ऑयल सीड्स हो, वो सब निकाले गए हैं। आलू और प्याज भी निकाला गया है। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला। अब इसके बारे में राहुल जी ने ये कहा है कि अभी एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी और मंडियों का निजीकरण हो जाएगा और निजी मंडियाँ किसानों को लूटेगी। भाई, मंडियों का निजीकरण आज नहीं हुआ है, जब से मॉडल एक्ट लागू हो गया, वो 2005 का या 2008 का हो, तभी से निजी मंडियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में कई सालों से निजी मंडियां काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। जो कोऑपरेटिव की निजी मंडियां है उससे बहुत बेहतर काम कर रही है और किसानों को अच्छे दाम वहां मिल रहे हैं। ये हमने उसका अनुभव लिया है। तो निजी मंडियां आएगी तो किसानों को लूटेगी, ये बात गलत है। बल्कि आज तक हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट की जो मंडियां आज है, एपीएमसी मार्केट जो है, वहाँ बड़े तौर पे लूट होती है। बिचौलियों के हाथ में पूरा माल दे के हमको शांत बैठना पड़ता है, जो दाम मिलेगा वो लेके जाना पड़ता है। उसमें से बहुत सारी कटौतियाँ करके बाकी बचा पैसा लेके घर आना पड़ता था। किसानों को उनके उपज का दाम बताने की वहाँ अधिकार नहीं था। अब क्या होने वाला है, अब एपीएमसी में ही बेचना पड़ेगा। वो जो पहला कानून था, एपीएमसी एक्ट था, वो अभी खारिज हो गया और किसानों को मंडियों में जाके ही अपना माल बेचना चाहिए, इसका कोई बंधन नहीं है। तो व्यापारी किसान के खेत में जाके उसका माल उठा सकता है, व्यापारी किसान के घर में जाके उसका माल उठा सकता है, एक किसान दूसरे किसान का माल उठा के बेच सकता है और इसमें किसी प्रकार का सेस नहीं लगेगा। तो सेस की जो अमाउंट है वो आज तक कहाँ जाती थी, वो एपीएमसी वालों के पास जाती थी और वो एपीएमसी वाले उसमें बहुत बड़ा झोल करके वो सब खा जाते थे। तो अब ये जो सेस किसान व्यापारी भरता था, वो तो किसानों से ही वसूल करता था उसको कम दाम देके। अभी व्यापारी को अगर सेस भरना नहीं पड़ा तो वो किसानों को ज़्यादा दाम दे सकता है, ये इसका फ़ायदा है। किसान के घर में अगर व्यापारी खरीदने आता है तो किसान दाम बोलता है कि मैं मेरा गेहूँ ऐसा बेचूंगा, मैं मेरा मूंगफली ऐसा दे दूंगा, मैं मेरा सोयाबीन इस दाम के नीचे नहीं दूंगा। और एपीएमसी में क्या होता है, हम हमारा माल लेके जाते हैं और फिर वहाँ जिसे हम जानते तक नहीं, वो हमारे माल का नीलामी करता है, ऑक्शन होता है और किसानों को अपना दाम बोलने का अधिकार नहीं रहता। अब इस कानून की वजह से ये होने वाला है कि किसान अपने माल का दाम बताएगा और व्यापारी को अगर वो सही लगा या किसान को अगर वो दाम सही लगा जो व्यापारी ने दिया है तो ही सौदा हो सकता है, तो ही व्यापार हो सकता है। नहीं तो किसान को मंडी से फिर से अपना माल घर लेके आना बहुत भारी पड़ता था, इसलिए किसान जो दाम मिला उसमें बेच देता था। तो इससे सेस की वजह से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और पहले अभी ये ऑर्डिनेंस आने से पहले मॉडल एक्ट ने बाहर ये बेचने की किसानों को सहूलत दी थी, लेकिन खरीदने वाले को लाइसेंस की ज़रूरी थी। अब क्या हुआ है, अब तुम्हें एपीएमसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है,
किसी को भी अगर किसान से माल खरीदी करना है तो उसने सिर्फ एक पैन कार्ड की ज़रूरत है। उसके पास अगर एक पैन कार्ड है तो वह माल खरीद कर सकता है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। इसकी वजह से क्या होने वाला है, पहले 10-12 जो लाइसेंस धारक व्यापारी थे वही खरीद सकते थे और चाहे तो वो रिंग करके कम दाम में वे किसानों का माल उठा सकते थे। लेकिन अब इस कानून की वजह से बहुत सारे ऐसे नए व्यापारी इसमें आ जाएंगे। किसानों के बच्चे जो व्यापार करना चाहते हैं वो भी माल खरीद करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा ग्राहक होने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा, स्पर्धा बढ़ जाएगी और इसमें जो होड़ लगेगी उसमें किसानों के माल को ज़्यादा दाम मिलने की आशंका है। इससे किसानों का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। एक बात राहुल जी ने ये भी कही कि मंडी में सेस देना पड़ता है। मंडी में अगर व्यापार होता है तो उसको सेस देना पड़ेगा और मंडी के बाहर अगर व्यापार होता है तो उसके लिए सेस भरना नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इससे क्या होने वाला है, जो व्यापारी मंडी में काम करते थे वो भी बाहर जाके खरीद करेंगे और मंडी में व्यापार कम हो जाएगा, शायद वो कल बंद हो जाएगी। तो इसका हल ये है कि मंडी में भी जो व्यापार होगा उसमें भी सेस निकाल दो। मंडी जो व्यापारी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उनको गोडाउन्स दिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, उनको और कुछ जगह दे रही है, तो उसके बदले में उनसे रेंट लिया जाए, भाड़े के तौर पे कुछ पैसा लिया जाए और अपना खर्चा चलाया जाए। लेकिन बाहर भी और अंदर भी सेस होना ज़रूरी नहीं है। सेस अगर निकाल दिया तो अंदर व्यापार मंडी के कैंपस के अंदर जो भी काम कर रहे व्यापारी वो भी इसका स्वागत करेंगे, उनका भी इसमें नुकसान होने वाला नहीं है। अब इसको विरोध करने वाले एपीएमसी के जो कर्मचारी है, वहाँ के जो हमाल है, जो तोले वाले हैं, वो तो विरोध करेंगे ही क्योंकि उनका धंधा कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान, उनका धंधा चलने के लिए किसान नुकसान में जाए। वो उनका देख ले, उनको क्या करने का है, वो तो विरोध करने ही वाले हैं। किसानों ने उनका स्वार्थ देखना चाहिए कि हमें किससे, इतने साल हम लुटे गए बिचौलियों के मार्फत और जो भी वहाँ पे टैक्सेस लगते थे मंडी के अंदर वो सब किसान के जेब से जाते थे, वो अब बंद हो जाएगा। और किसान अभी क्या होने वाला है, पहले हम मंडी में जाएंगे तो हमारा बोरी में माल भर के हमारा ट्रैक्टर या हमें कुछ भाड़े की गाड़ी करके वो मार्केट में लेके जाते थे और फिर ये जो खर्चा है ये सब किसान को उठाना पड़ता था। अब क्या होगा, अब व्यापारी खुद का ट्रक लेके आएगा, भरने के लिए उसके आदमी लेके आएगा, उसका पैकिंग मटेरियल लेके आएगा, किसान के खेत में से वो उठाएगा और लेके जाएगा, पूरा पैसा किसान के हाथ में देके उसके सामने उसका वजन करके लेके जाएगा। सिर्फ डर इसमें एक है कि किसानों ने अपना माल उधार देना नहीं है, बिल्कुल कैश पैसा लेके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके फ़ोन पे से ले लो, गूगल पे से ले लो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद ही तुम्हारा माल छोड़ना है। क्योंकि अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं और वो अगर पैसा नहीं देता है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए किसानों ने एक खबरदारी लेनी है कि माल अपना कैश में बेचे, रोकड़ा पैसा लेके बेचे, उधार किसी को ना दे। और ये अगर इसमें होता है मंडी में तो राहुल जी कहते हैं कि वहाँ उनको संरक्षण मिलता था। मुझे तो एक भी ऐसा इंसिडेंट्स नहीं है जिसमें किसानों का एपीएमसी के प्रेमाइसिस के अंदर पैसा नहीं मिला और एपीएमसी ने उसको कुछ उसका भुगतान दिया है, ऐसा तो नहीं। हमारे यहाँ हमारे श्रीगोंदा तालुका के मंडी में एक व्यापारी, हमारे दोस्त है सतीश पोखरना बोल के, मंडी में उनका व्यापार हुआ। एक खरीदार ने उनसे 5 करोड़ रुपए का माल लेके गया, प्याज, और पैसा नहीं दिया। मंडी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जाके उसको ढूंढ के लाया और पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे दिन पुलिस ने उसको कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी और निकल गया। कुछ भी नहीं, 5 करोड़ रुपए उसके डूब गए। ना एपीएमसी ने कुछ किया, ना गवर्नमेंट ने कुछ किया। ये किस संरक्षण की बात कर रहे हैं, किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? इस तरह का कोई प्रोटेक्शन आज तक किसी को मिला नहीं है। तो किसानों ने खुद अपना व्यापार कैसा करना ये तय करना है और इसके लिए ये होनी चाहिए। और प्राइवेट मंडी के बारे में भी ये कहा राहुल जी ने कि ये मोनोपोली हो जाएगी।
अब मोनोपोली के दिन ख़त्म हो गए। अब कोई मोनोपोली नहीं कर सकता, ना एपीएमसी जो गवर्नमेंट की या कोऑपरेटिव की वो नहीं कर सकते, ना प्राइवेट मंडी कर सकती है, क्योंकि व्यापारी अब किसानों के घर तक, किसानों के खेत तक जाने वाले हैं। इसलिए ये किसी तरह की मोनोपोली होने का इसमें कोई डर नहीं है। दूसरा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उसमें भंडारण का ये जो अनलिमिटेड भंडारण कोई भी कर सकता है, उसके बारे में एक डर उनके मन में है, वो उन्होंने उस वीडियो में बोला है। क्या डर है? पहले मैं ये बता दूं कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से ये चीज़ें बाहर निकलने से क्या परिणाम होने वाला है। जब ये हमारे सब अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में थे, तो अगर उनके दाम बढ़ते हैं तो उनके दाम गिराने के लिए किसी भी दिन गवर्नमेंट बिना कुछ आपको इंटीमेशन दिए हुए क्या इंपोर्ट कर सकता था, एक्सपोर्ट बंद कर सकता था, या न्यूनतम एक्सपोर्ट मूल्य जो होता है वो लगा सकता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो लगा सकता है, या स्टॉक पे बंधन लगा सकता था। अभी इस ऑर्डिनेंस की वजह से अगर ये कानून बन जाता है तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स इन चीज़ों पे लागू नहीं होगा। और अगर प्याज के दाम बढ़ गए, गेहूं के दाम बढ़ गए, या सोयाबीन के दाम बढ़ गए, तो उनके दाम गिराने के लिए गवर्नमेंट को क्या ना इसके एक्सपोर्ट रोक सकती है, ना दाम गिराने के लिए इंपोर्ट कर सकती है, ना किसी तरह का इस हथियार का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल करके किसानों के माल का दाम गिराने की कोशिश अब सरकार नहीं कर सकती। और इसमें स्टॉक का लिमिट जो होता है, तो कभी भी ये बोल सकते थे कि इससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते। प्याज के दाम बढ़ गए थे 6 महीने पहले, तो गवर्नमेंट में स्टॉक लिमिट लगा दिया, 100 क्विंटल से ज़्यादा कोई भी व्यापारी 100 क्विंटल से ज़्यादा प्याज नहीं रख सकता। तो उससे क्या हो गया, व्यापारी नहीं खरीद रहे थे तो प्याज हमको 3-4 रुपये किलो में बेचना पड़ा। इतना सस्ता प्याज हमें बेचना पड़ा है, क्यों? तो स्टॉक करने की हमें सहूलत नहीं थी। गवर्नमेंट का एक स्कीम है, एक फंड है, उसको कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या कब काम करता है? जब किसी कमोडिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बाज़ार में आ जाती है और उसके दाम गिरने लगते हैं, तो उसके गिरते दाम कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है, गवर्नमेंट में बाज़ार में उतरती है और जो दाम मार्केट में चल रहा है उस दाम से कुछ माल खरीद करती है। ज़्यादा दाम नहीं देती, जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से कुछ माल उठा लेती है। तो उसका हेतु क्या होता है, क्यों करती है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इतना माल मार्केट से बाहर जाता है तो बाकी बचे माल को अच्छा दाम मिलेगा। और अगर ये कोई निजी कंपनी करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी करता है, तो क्या होने वाला है, वो भी माल उठाएगा और बड़े पैमाने में उठाएगा और स्टॉक करेगा। वो स्टॉक करेगा तो बाकी बचे माल को ज़्यादा दाम मिलेगा। तो इसमें क्या किसको तकलीफ़ है? जो गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, वो कितना माल उठाया था। अब जब प्याज के दाम बढ़ने लगे थे तो 50,000 क्विंटल जो एक दिन की आवक होती है लासलगांव के मंडी में, उतना पूरे साल में उठाने का अगर इनका टारगेट है तो क्या होने वाला है इससे? तो अगर ये स्टॉक का लिमिट हट जाता है तो भंडारण हो सकता है। भंडारण सिर्फ व्यापारी नहीं करते, किसी को प्रोसेसिंग करना है, किसी को टोमेटो के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, उसका सॉस बनाना है, केचप बनाना है, जैम बनाना है, तो उसको जब सीज़न होता है उसी टाइम वो पूरे साल में लगने वाला टमाटर खरीद के रखेगा, या 6 महीने लगने वाला टमाटर खरीद के रखेगा, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। और ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट अगर रहता है और गवर्नमेंट को लगता है कि टमाटर के दाम अभी 20 रुपये किलो से ज़्यादा बढ़ गए और शहर वाले चिल्लाने लगे तो इनके दाम गिराने पड़ेंगे, तो वो स्टॉक लिमिट पर लगा के इन्होंने जो स्टॉक किया है वो सब जब्त कर सकती है। तो इस डर से अभी तक हमारे देहातों में प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं बने। अगर ये कानून बन जाता है तो
गांव-गांव में प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे। हमारे यहाँ तैयार होने वाले आलू हो, टमाटर हो, मिर्च हो, गाजर हो, जो कुछ भी हो, ये सब के प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, ये स्टॉक करेंगे और ये माल बेचा जाएगा। हमारे देश में 40 गुना माल, 40% माल ये तो फेंकना पड़ता है, क्योंकि उस पर प्रोसेसिंग नहीं होता। जब उसके सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड नहीं होती तो मार्केट में माल ऐसा ही पड़ा रहता है, वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स बन जाते हैं तो ये माल ये लोग उठाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट वाले उठाएंगे और वो क्रश करेंगे, तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। ये इसमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो एक्सपोर्ट बैन नहीं हो सकता, दाम गिराने के लिए ज़्यादा दाम में इंपोर्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, स्टॉक लिमिट पे बंधन नहीं आएगा। ये किसानों के फ़ायदे के लिए है। इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो हमारे बच्चों को वहाँ पे काम मिलेगा। ये सब चीज़ें उसमें शामिल है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कंपनियां आएंगी, वो उनका पैसा लगाएंगी, वो टेक्नोलॉजी लाएंगी, हमारे बच्चों को काम मिलेगा, हमारे जो उपज है वो खरीद लेंगे। और इसमें जो नुकसान होता था देश का, 40% माल जो ख़राब होता था, वो भी काम में आ जाएगा। उसका पैकिंग होगा, वो डिब्बे में आएगा, पैकेट में आएगा, और साल भर में हमारे शहरवासी भाइयों को वो खाने को मिल सकता है। और एक बहुत ही डरावनी बात वो कह रहे हैं कि एमएसपी की जो सिस्टम है अभी गवर्नमेंट चला रही है वो बंद हो जाएगी। इन तीनों ऑर्डिनेंस का एमएसपी से किसी तरह का संबंध नहीं है। जब तक इस देश में पीडीएस सिस्टम शुरू है, यानी रेशनिंग का सिस्टम शुरू है, तब तक गवर्नमेंट को माल खरीदी करना पड़ेगा, गेहूँ खरीदी करना पड़ेगा, चावल लेना पड़ेगा, अरहर लेना पड़ेगा। जब तक ये पीडीएस का सिस्टम चालू है तब तक ये शुरू रहने ही वाला है। और इसमें कहीं भी नहीं कहा है कि हम एमएसपी बंद करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एमएसपी से जो भी खरीद सरकार कर रही है उनको करनी पड़ेगी और वो चलती रहेगी। ना एपीएमसी बंद होगी, ना एमएसपी बंद होगी, ये सभी शुरू रहेगा। तो कृपया करके किसानों के मन में ये डर ना फैलाए, ये डर ना पैदा करे कि ये सब बंद होने वाला है, फिर हमारा माल कहाँ बेचेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ये चलता है 2-3 साल, अगर ये नई सिस्टम चलती है, तो जो गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है उससे ज़्यादा दाम आपको बाहर बाज़ार में मिलेंगे। एमएसपी मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम। ये ज़्यादा नहीं है, न्यूनतम है, कम से कम इतना मिलना चाहिए। ये किसानों को प्रॉफिट देने वाली सिस्टम नहीं है। बस आप कुएं में गिर रहे तो आपको आधार देने के लिए बस उतना है। तो ये जब तक एमएसपी चलेगी तब तक किसान कभी भी अमीर नहीं हो सकता। उसके जेब में, उसके बैंक में बैलेंस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, किमान आधारभूत कीमत है ये। तो हम लोगों ने अगर ये ठुकरा दिया, अभी जो ऑर्डिनेंस है ये जो ठुकरा दे, तो ये एमएसपी का न्यूनतम दाम देने वाला सिस्टम ही चालू रहेगा। इससे ज़्यादा आपको कभी भी नहीं मिल सकेंगे। तो भाइयों, आपको सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, किस चीज़ को सपोर्ट चाहिए। यह ऑर्डिनेंस आपके हित में है या नहीं, यह आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तभी नहीं तो कुछ लोगों के बहकावे में आके अगर किसान इसके खिलाफ अगर खड़े हो गए, तो इतने सालों के बाद पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के हित में कदम उठाया गया है। वो किस पार्टी ने उठाया है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पहली बार किसानों को आज़ादी देने वाली बात कही गई है। इसका स्वागत करना चाहिए। अगर स्वागत नहीं किया, इसका विरोध किया, तो फिर वो बीड़िया हमारे हाथ पैरों में पड़ेगी। और जैसे हमारी पिछली पुश्तें गरीबी में गई, हमारे बच्चे भी इसी तरह से ज़मीन में काम करते करते मर जाएंगे। एक भी हमें अच्छा दिन देखने का मौका नहीं मिलेगा। बार बार उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा, अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा। भाई, अडानी अंबानी ये दो ही व्यापारी नहीं है, पूरे देश में ऐसे लाखों व्यापारी है, लाखों बिजनेसमैन है जो अब इस सिस्टम में उतरेंगे। टाटा ने अभी प्याज के स्टोरेज के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज का नया सिस्टम बनाया। टाटा स्टील उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है।
अडानी अंबानी के पास ही क्यों जाए। बहुत सारी कंपनी अभी ये खुला हो गया। तो इसके बारे में वो बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कि कंपनी आएगी तुम्हारी ज़मीन लीज पे ले लेंगी और वो आपको वहाँ नौकर बनाएंगी। बहुत बहुत कम ऐसे आपकी ज़मीन लेके वहाँ कुछ करेंगे। एक तो उनको अगर फैक्ट्री लगानी है किसी से, वो ज़मीन खरीद करेंगे, आपकी लीज पे नहीं लेंगे। लीज पे कब लेंगे? जब उनको एक पर्टिकुलर क्रॉप चाहिए, एक सब्जी किसी तरह की चाहिए उनको प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके लिए वो कुछ सालों के लिए आपकी ज़मीन करार पे ले सकती है, लीज पे ले सकती है, और उसका भी क्लियर कट बॉन्ड होगा, उसकी रजिस्ट्री होगी, और उसमें पूरे किसान को कहीं भी धोखा नहीं दिया जाएगा। इस तरह के उसमें सब कानून है। आप उसकी डिटेल्स अभी जो आए हैं उसमें पढ़ो, वो सब किसानों के हित में किए गए हैं। अगर कंपनी किसान को धोखा देती है तो कंपनी को 1.5 गुना उसका देना है, और किसान से अगर कुछ गलती हो जाती है तो किसान को सिर्फ कंपनी को जितना खर्चा आया है उतना देना है, ज़्यादा देना नहीं है। और किसी भी हालत में किसान की ज़मीन कोई भी नहीं ले सकता उसके जुर्माने के तौर पर, तो नहीं ले सकता, या ऐसा उसमें प्रावधान है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ हमारी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात नहीं है। अब हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि कंपनियां किसानों के पास जाके बोल रहे हैं कि हमें मिर्ची चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें आलू चाहिए, और हमें किस दाम से देंगे, पूरे साल एक ही दाम देने की भी बात वो कह रहे हैं। और अभी तो यह है कि गांव-गांव में ऐसे कलेक्शन सेंटर शुरू हो गए। बिग बास्केट आप जानते हैं, रिलायंस फ्रेश जानते हैं, कारगिल आप जानते हैं। उन कंपनियों के गांव में ऐसे दुकान उन्होंने खोले हैं, कलेक्शन सेंटर्स खोले हैं। वो 2 दिन के लिए एक रेट बता देते हैं कि हम भिंडी इस रेट में खरीदेंगे 2 दिन, इसका आलू इस रेट में खरीदेंगे, मिर्ची इस रेट में खरीदेंगे, कैप्सिकम ये रेट में लेंगे। तो किसानों को अगर ये अच्छा लगा तो वो लाके वहाँ पे देते हैं। किसी तरह का टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो सॉर्टिंग करके कंपनी ले देती है और ऑनलाइन पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ नीलामी की बात ख़त्म हो गई है। किसानों को अगर दाम पसंद है तो ही वो देता है, और ये दाम जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसे डिमांड है, उसके ऊपर तय किया जाता है। क्योंकि अभी सैकड़ों कंपनियां इस तरह का व्यापार करेगी, सैकड़ों कंपनियां के कलेक्शन सेंटर्स रहेंगे। एक अगर बोलता है कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं वो 12 रुपये दे रहा है, 12 रुपये दे रहा है तो देता, नहीं तो मैं चला उधर। ये कंपटीशन किसानों को न्याय दे सकता है, अच्छे दाम दे सकता है। इसके लिए आप इसके पीछे हमें इस अध्यादेश को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे बच्चे उनके यहाँ नौकर बनेंगे, ये जज्बाती बात करके किसानों को कृपया गुमराह न करें। हम तो कहीं भी हमारे बच्चों को नौकरी करने के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई किसान अपने 10 एकड़ ज़मीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, सालाना वो बोलता है कि मैं आपको 40,000 रुपया, 50,000 रुपये 1 एकड़ का 1 साल का दे दूंगा, और उसको उतना पैसा मिलता है, तो वो जो बच्चा उसका रहेगा वो कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। अगर वो अच्छा कंपनी है और उसमें उसको मैनेजर बोल के रखा है तो वो नौकरी हो गई उसको, तो उससे भी आय मिलेगी। तो इसमें बुरा क्या है? आज स्टेट फार्मिंग कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ लोग काम को जाते हैं, वो भी तो नौकरी है ना। तो इसमें क्या बुरा है? जिसको पसंद है वो करेगा, जिसको नहीं है वो नहीं करेगा, वो घर में आराम करेगा, नहीं तो दूसरा कोई व्यवसाय करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग के बारे में जो डर पैदा किया जा रहा है, उससे डरिए नहीं, उसका स्वागत कीजिए। और किसान अभी इतना भी भोला भाला नहीं रहा है कि कोई भी आके उसको उल्लू बनाए। किसान भी अभी, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपना हित जानते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा वो सब जानते हैं। कोई भी किसान को अभी इतने सहज तरीके से लूट नहीं सकता, उसको फंसा नहीं सकता। इसीलिए ऐसा डर क्या मन में रख के ऐसा कुछ न ये करिए। और एक उन्होंने बात कही कि पीडीएस सिस्टम में जो भी रेशनिंग पे अनाज आ रहा है वो बिल्कुल सड़ा हुआ जानवरों को जो खिलाते हैं वो दे रहे हैं। ये कहाँ से आता है? ये तो आप लोगों ने ही जो दिया है एमएसपी में,
एमएसपी में दिया हुआ वो गवर्नमेंट के गोडाउस में सालों साल पड़ा रहता है, उसमें बहुत बड़ा गफला होता है, बहुत बड़ा झोल झाल होता है, हज़ारों करोड़ रुपया वहाँ पे खाया जाता है। और फिर सड़ा गला माल वो जो गोर गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है। तो क्यों चाहिए ऐसा सिस्टम? अगर किसानों के पास पैसा आ जाए, गरीबों के हाथों को काम मिल जाए और सब अपना अनाज खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो इस सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। इनको खरीदने के, गरीब लोगों को देने के लिए सस्ता चाहिए, इसलिए एमएसपी का प्रावधान है। एमएसपी में खरीदी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को जो गरीब है, जो खरीद नहीं सकते, उनको देने के लिए ये होना चाहिए। अगर ये 3 अध्यादेश गवर्नमेंट अच्छी तरह से लागू करती है, और इसका फ़ायदा अगर 3 साल मिल जाए, तो आपको एमएसपी के खरीद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा दाम आपको बाहर बाज़ार में मिलेंगे, तो एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो सिस्टम ही बंद हो सकता है। गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने फूड कूपन्स अगर दिए, उनको उसके पैसा दिया, तो वो कहीं भी किसी भी जाके दुकान में जो माल चाहिए, जिस क्वालिटी का माल चाहिए वो खरीद सकते हैं। ये जानवरों का सड़ा गला माल क्यों खाएंगे लोग? तो ये होना चाहिए। एक बात राहुल जी ने नहीं कही, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो इसमें खामी है इस ऑर्डिनेंस में, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स का जो उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि अगर पेरिशेबल माल है, यानी जो सब्जियां है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जो टमाटर है, मिर्ची है, कैप्सिकम है, जो भिंडी है, ये इनके दाम अगर 100 गुना बढ़ गए, यानी समझो वो 5 साल का एवरेज निकालेंगे, 5 साल में प्याज का मूल्य रहा 15 रुपया किलो, और वो अगर 30 रुपये किलो हो जाता है, तो गवर्नमेंट फिर से उसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में ला सकती है, और फिर से एक्सपोर्ट बंद हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, या स्टॉक पे आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये तो कभी भी गवर्नमेंट इसमें हाथ डाल सकती है और किसानों को बर्बाद कर सकती है, इस व्यापार को बर्बाद कर सकती है। तो ये प्रावधान जो उन्होंने रखा है वो नहीं रखना चाहिए किसी भी हालत में। ये जो हमारा अनाज है, दलहन है, तिलहन है, प्याज है, आलू है, किसी भी हालत में फिर से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं डालनी चाहिए। अगर आप गेहूँ, दलहन ये बेच रहे हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, नॉन पेरिशेबल कहा गया है उसको, और उसके दाम अगर 50% बढ़ गए, समझो 20 रुपये का गेहूँ 30 रुपया हो गया, तो फिर से गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसको डाल सकती है। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी तरह का बंधन कृषि के व्यापार पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ये लड़ाई जारी रखनी है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में आना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई जारी रखनी है। इन्होंने एक देश एक बाज़ार कहा है, हम तो ये कहते हैं कि 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, पूरी दुनिया का एक मार्केट हो जाए। कई दुनिया में के भी आपके चावल को अगर डिमांड है तो आपको वो मिलना चाहिए। चावल पे एक्सपोर्ट पे बैन है। गेहूं के अगर शॉर्टेज हो जाता है तो गेहूं के राज्य के बाहर ले जाने के लिए भी बैन होता है, राज्यबंदी होती है। तो ये क्यों? सिर्फ आपके माल के दाम गिराने के लिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा गया था। अब ये बाहर निकला है तो इसका स्वागत करना चाहिए और पूरी दुनिया में भारत देश का माल जाना चाहिए। इतना अच्छा माल हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से कोई हमसे व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर देते बाहर देश वाले व्यापारी से, तो वो कहता है कि तुम्हारा देश कभी भी एक्सपोर्ट बंद कर देता है तो हम क्या करें, कभी भी स्टॉक पे लिमिट लगा देता है तो हमारा आगे जो कमिटमेंट दिया होता है वो हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम भारत के साथ व्यापार करना नहीं चाहते। अगर ये स्थिति आपको बदलनी है तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो हमारे अनाज है, दलहन है, तिलहन है, ये कभी भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं आने चाहिए। इसलिए हमने ये लड़ाई लड़नी है। भाइयों, सभी किसान नेताओं के मन में किसानों के लिए काम करने की इच्छा होती है, प्रामाणिक मन से वो काम करते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण
उसके सही परिणाम का अभ्यास न होने के कारण इस तरह का डर किसानों के मन में फैलाकर जो अच्छी चीज़ हो रही है किसानों के लिए वो भी हो नकार रहे हैं, तो इससे किसानों का नुकसान होगा, किसी भी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं राहुल जी से और जो भी कार्यकर्ता इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं वो उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया ये ना करें, इस पाप का आप भागीदार न हो। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के गले में अटकाई हुई बेड़ियाँ टूट रही है, ये फांसी का फंदा टूट रहे है। अगर ये सिस्टम अच्छा होता तो किसान फांसी के फंदे को क्यों गले में लटका लेते? ये सिस्टम खराब है, ये मालूम है हम सबको, तो नया सिस्टम क्यों ना हम जांच ले। अगर वो ख़राब निकला तो सोचेंगे, लेकिन उसको टेस्ट ही नहीं करने का ये कैसी बात है? हम उसको देखेंगे कैसा है क्या है। और मैं कहता हूँ कि 2022 तक तो नहीं, लेकिन 2030 तक किसानों की आमदनी दुगनी क्या तिगनी हो सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करके जो ऑर्डिनेंस निकाले उसको कानून में बदल देना चाहिए और पूरी तरह से किसानों को और व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जो प्रक्रिया करने वाले उनकी पूरी तरह से छूट दे दी तो किसान 3 सालों में अपनी आय तिगनी ज़रूर कर सकता है। ये मैं कहता हूँ, यह आश्वासन देता हूँ और मेरी बात ख़त्म कर देता हूँ। धन्यवाद।